नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी हार तब हो जाती है जब उसे इस बात का पता चलता है कि जिसे हम अपना सब कुछ समझते हैं उसके लिए हम कुछ भी नहीं हैं। जी हाँ, ज़ीरो। दोस्तों, ये बात मैं राजनीति एंगल से बोल रहा हूँ। जी हाँ, इस बात को प्लीज़ आप लोग अपने बाबू सोना वाले एंगल से मत देखिएगा। जी हाँ, ना ही अपने आप लोग इस बात को इलू इलू, जी हाँ, अमित शाह वाला नहीं, इलू इलू जो उन्होंने कहा था कश्मीर के अंदर, वो इलू इलू नहीं, मैं उसको उस एंगल से बोल रहा हूँ। दोस्तों, वर्तमान समय में हरियाणा की जो राजनीति है, जो सियासत है, जी हाँ, भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी नाक का सवाल बन चुका है। 10 साल तक लगातार हरियाणा में राज करने वाली भाजपा की सरकार का इस समय हरियाणा के अंदर से पत्ता हमको साफ होता हुआ साफ साफ दिख रहा है। और रही सही कसर दोस्तों, कहीं ना कहीं इनके अंदर जिनको भाजपा के आला कमान, जिन नेताओं को अपना समझते थे, वही इनकी मट्टी पलित करने में लगे हुए हैं। मतलब कि इस पार्टी का, ठीक है, नामो निशान खत्म करने में लगे हुए हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जिसमें कंगना टॉप पे थी। जी हाँ, सेकंड नंबर पे हम जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले एक पर्सनैलिटी ने बयान दिया था, आपको याद होगा, जो राहुल गांधी की जीप काट के ला के देगा वो उन्हें 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। तीसरी पर्सनैलिटी, जी हाँ, राहुल गांधी बाद आ जा वरना तेरा हाल तेरी दादी के समान होगा। तो ये हो चुका है राजनीति का स्तर आज के टाइम पर। और रही सही कसर दोस्तों, बयानबाजी। जी हाँ, किसी की टांग खिंचाई में अब उतर चुके हैं इस कुरुक्षेत्र के अंदर, हम कह सकते हैं सोशल मीडिया के अंदर, नायब सिंह सैनी जी। नायब सिंह सैनी वही सैनी हैं जो फिलहाल बीजेपी की तरफ से, जी हाँ, हरियाणा का एक सीएम फेस हैं। अब इनको सीएम बनाने के पीछे की क्या मंशा रही है बीजेपी वालों की, ये मेरे समझ से थोड़ा सा परे है। जी हाँ, बाकी और भी काफ़ी लोग थे जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस था, अचानक से इनको उतारना, या तो हो सकता है कि जैक हो बहुत तगड़ी, या फिर कुछ और। अब आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। लेकिन हमारे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक लाइन कही थी, आपको याद होगा शायद, कि देश की तरक्की के लिए हमें आपस में लड़ने की बजाय गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ना होगा, तभी हमारे देश का विकास हो पाएगा। और हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक लाइन कही थी कि विपक्ष जितना मजबूत होगा, राजनीति करने में उतना अधिक मजा आएगा। मजे का अर्थ ये नहीं कि तू मुझे 2 सुनाए मैं तुझे 4 सुनाऊं, इसका अर्थ ये था कि विपक्ष से भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और उनके द्वारा ली गई नॉलेज को जब हम अपनी भारत की सरजमी के ऊपर उतारेंगे तो इससे गरीबों का भला हो सकता है। लेकिन वर्तमान समय के अंदर गरीब और गरीब बनता जा रहा है, अमीर और अमीर बनता जा रहा है। जी हाँ, ये बात आपको बखूबी पता होगी। और यहाँ पर गरीब कहीं ना कहीं देश के लिए धब्बा बनता जा रहा है। जी हाँ, इस वर्ड का मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा जिस समय G20 जो सम्मेलन हुआ था यहाँ पर दिल्ली के अंदर, उस समय गरीबी झुग्गियों को हरे पर्दे से ढक दिया गया था। तो वो क्या था, गरीब के लिए हमारी सरकार के लिए एक धब्बा बन चुके हैं, इसलिए इस धब्बे को एक काम करो, पर्दे के पीछे छुपा दो, ये करा गया था। बाकी मैं मानता हूँ कि कई इस वीडियो में नेगेटिव कमेंट भी आएंगे, ठीक है, बिल्कुल आने चाहिए और बिल्कुल आ सकते हैं। आपके कमेंट बॉक्स ओपन होंगे, आपकी विचारधारा अलग है, आपका परसेप्शन अलग है और आपकी नीड अलग है। जी हाँ, सबकी नीड के आधार पे सबका परसेप्शन, सबकी विचारधारा तैयार होती है। क्योंकि एमएसपी, किसानों की जो एमएसपी है, उससे मतलब नहीं है किसी युवा को। युवा को चाहिए क्या, युवा को चाहिए जॉब, ठीक है। उस जो इंसान बेरोजगार बैठा है उससे मतलब नहीं है जो बच्चे कर रहे हैं तैयारी, उनको चाहिए कि पेपर जो हो रहे हैं वो लीक ना हो, ठीक है। और जो महिलाओं के ऊपर होने वाला जो अत्याचार है, उनको मतलब नहीं है किसानों के एमएसपी से, उनको मतलब नहीं है किसी की बेरोजगारी से, उनको मतलब नहीं है पेपर की लीक से। तो परसेप्शन हमेशा नीड के आधार पर तैयार होता है। तो आपका परसेप्शन क्या है, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो। लेकिन आप लोग हमेशा वोट देने से पहले इस बात को जरूर सोचिएगा, जब भी आप लोग किसी भी पार्टी का बटन दबाओगे उससे पहले बस एक बार ये सोचिएगा कि आखिरकार जिस नेता को मैं चुन रहा हूँ, क्या वो वास्तविक रूप से जो अपने मैनिफेस्टो जारी करती है पार्टी, बीजेपी करे या फिर कांग्रेस करे, इस मैनिफेस्टो का क्या कोई भी पार्टी अपना 30% भी सरजमी पर सच्चाई से, ईमानदारी से उतार पाएगी। अगर लगता है कि हाँ ये पार्टी उतार पाएगी, तो बिंदास आप लोग वोट देना उस पार्टी को, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ना ही तो मैं किसी पार्टी का अगेंस्ट हूँ, ना ही किसी पार्टी के सपोर्ट में हूँ, मैं केवल सच के सपोर्ट में हूँ, अपने परसेप्शंस के आधार पर। ये ध्यान रखेगा आप लोग। वापस आता हूँ टॉपिक के ऊपर कि आखिरकार इन्होंने ऐसा क्या बोल दिया नायब सिंह सैनी ने, जिसके बाद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत अधिक कोहराम मच चुका है। दोस्तों, सीएम नायब सैनी ने लगाई कांग्रेस की क्लास सोशल मीडिया के माध्यम से। अब कहीं ना कहीं नायब सैनी की क्लास खुद लगने वाली है बीजेपी के टॉप लीडर के द्वारा।
और इस बार शायद ऐसी क्लास लगने की उम्मीद है कि शायद इनका जो सीएम बनने का सपना है वो वैसे तो धराशायी हो ही रहा है। ये अभी कुछ समय पहले से सर्वे हुआ है हरियाणा का, उसमें साफ साफ बीजेपी का पत्ता साफ हो चुका है, ये दिखाया जा रहा है। लेकिन कभी कभी राजनीति में हम लोग सटीक कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था, ठीक है, उसमें हम लोग हारते हारते हम लोग जीते हैं। वो एक कैच कहीं ना कहीं वो एक वर्ल्ड कप की कैच थी, चंद सेकंडों में खेला क्या हो गया, पलट गया। तो वैसे ही राजनीति के अंदर भी हो सकता है। तो अभी इन्होंने ऐसा बयान दिया जो शायद उनको बयान नहीं देना चाहिए था। उसके चंद दिनों पहले भी इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऐसा बयान दिया जो इनको नहीं देना चाहिए था। आप बस कर कुछ मिनट का इंतजार करिए बस। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होने वाले 90 सीटों के अंदर, और यहाँ पे लेफ्ट विंग और राइट विंग, ठीक है, तू मैं सास बहू का झगड़ा इन सब के बीच में चलता है। लेकिन झगड़े की दोस्तों जो मर्यादा है, जी हाँ, जो सीमा है, अगर वो क्रॉस हो जाए ना तो उस घर का, जी हाँ, कह सकते हैं सत्यानाश होना बिल्कुल तय है, जब तक बीच में कोई समझदार व्यक्ति ना आए। लेकिन इस समय दोनों की सुलह करवाने का केवल एक ही हमारा एक कह सकते हैं बड़े बुजुर्ग हैं, वो है कौन, चुनाव आयोग। अगर ये कहीं ना कहीं शब्दों की मर्यादा में नकेल कस दें, जी हाँ, लगाम लगा दें, जी हाँ, किसी भी नेता के द्वारा कोई भी अगर कोई भी गलत टीका टिप्पणी करी गई है तो उसकी, जी हाँ, जो नेतागिरी है उसको 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 15 से 20 साल के लिए हमेशा उसको ब्लैक लिस्ट कर दें। तो एक बहुत ही सही एग्जाम्पल सेट होगा, जी हाँ, भारत के अंदर। अभी आपने देखा कुछ समय पहले, जी हाँ, राहुल गांधी को साफ साफ ओपन में धमकी दी गई थी दिल्ली के अंदर। वो कौन नेता थे? वीडियो को पॉज करके उनका नाम आप मुझे कमेंट करिए एक बार। आई थिंक सब अपनी बातों को समझ पाए होंगे। स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। ये साफ साफ ये बोल रहे कि राहुल गांधी बाज आ जा वरना तेरा हाल तेरी दादी के जैसे होगा। मतलब कि जैसे इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, ठीक है ना, उनकी हत्या की गई थी, ये साफ साफ धमकी मिली है राहुल गांधी को। और बीजेपी के ही नेता बोलते हैं कि जो इनकी राहुल गांधी की जुबान, ठीक है, जीभ काट के उनको लाके देगा वो सिर्फ 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। भाई वाह, ये हो चुका है इस तरह से राजनीति का। पहले के टाइम पे राजनीति होती थी और काफ़ी अच्छी चलती थी, लेकिन इस समय यह है कि जो विपक्ष है उसकी सही बातों को भी गलत ठहरा दो, कुछ भी हो जाए, ठीक है, बस उसने अगर बोला होगा ना कोई अच्छी बात भी, तो उसको गलत सिद्ध करने के लिए पूरी की पूरी गोदी मीडिया, ठीक है, पूरी जो स्क्रिप्ट राइटर इनके बैठे होते हैं इनकी टीम के अंदर, पूरा पैनल लग जाता है उसकी बातों का अर्थ का कैसे अनर्थ करा जाए और उसके अनर्थ को इस तरह से प्रेजेंट किया जाए कि आम जनता के सामने लगी वास्तव में इसने पक्का कुछ गलत ही बोला है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले दूसरी जो आरक्षण को लेकर टिप्पणी करी थी इन्होंने, उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इनकी स्टेटमेंट इंग्लिश में है कि उसको आप पेन डाउन करिएगा, उसका ट्रांसलेट आप गूगल पे कर सकते हैं आराम से, जिसे इंग्लिश आती है बहुत अच्छी बात है। उन्होंने वहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी शब्द का प्रयोग किया था, क्योंकि आरक्षण में ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी किसी भी एंगल से है ही नहीं। जी हाँ, जो क्रीमी लेयर में है इंसान, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं गरीब बन के फ़ायदा लेना चाहता है सरकार की सभी योजनाओं का। देखिए आप लोग कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं। भाई क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया आपको पता होगा, जिसकी सालाना इनकम पूरे परिवार की 8 लाख रुपए है तो वो क्रीमी लेयर में हम उसको डाल सकते हैं। अब क्रीमी लेयर में अगर कोई व्यक्ति आ गया तो सरकार के द्वारा मिलने वाले सभी लाभ उसके बंद हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंसान चाहता है बस आड़ दे आड़ दे आड़ दे, जितना प्रॉफिट हो रहा है बस आने दे आने दे आने दे। अम्बेडकर जी ने कहा था आरक्षण, ठीक है ना, केवल एक सहारा है, कोई बैसाखी नहीं है। आप पढ़िए उनकी बायोग्राफी एक बार, उनकी बुक्स में आपको साफ साफ ये लाइन लिखी हुई मिल जाएगी। लेकिन लोगों ने यहाँ पर उस चीज़ को अपनी बैसाखी बना लिया है। जी हाँ, कोई नहीं चाहता क्रीमी लेयर में आने का। अगर क्रीमी लेयर में आएगा ही नहीं तो नीचे जो तबके के लोग हैं उनको बेनिफिट कैसे मिलेगा? आपने देखा होगा कुछ समय पहले पूजा खेड़कर के बारे में, ठीक है, फादर सरकारी जॉब पर, मदर सरकारी जॉब पर, प्रॉपर्टी की लाइन लगा रखी है उन्होंने, और वो भी क्रीमी लेयर में भी, ठीक है। उन ना तो उसके पेरेंट्स हैं क्रीमी लेयर में, ना उनकी बेटी को उन्होंने रखा, ठीक है। बेटी ने भी केवल एग्जाम दिया, फर्जी तरीके से वो क्या होगी, ज्वाइनिंग कर ली। और ऐसे लगातार फर्जी वालों की लिस्ट सामने खुल करके आ गई थी कि कैसे लोग, ठीक है ना, गरीब बन करके, SC ST OBC बन करके मतलब फ़ायदा लेके जाते हैं। क्या उनकी प्रॉपर्टी को सीज नहीं करना चाहिए था? क्या सरकार को नहीं पता कि इसकी सैलरी इतनी आ रही है तो ठीक है, अब इसके जो बच्चे होंगे, ठीक है ना, उनको ये बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, सबको डालो क्रीमी लेयर के अंदर। लेकिन इसमें आपके क्या विचार है, आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। मुझको मालूम है कुछ लोगों का मिर्ची, हल्दी, नमक, मिर्च सब कुछ लगने वाला है मेरी बातों से, लेकिन कोई बात नहीं, स्वतंत्र है कमेंट भरपूर, आप मुझे जितना नेगेटिव बोल सकते हो बोल सकते हो। जी हाँ, अगर सपोर्ट में कुछ बोलना चाहो तो अपनी राय आप मुझे कमेंट पक्का करिएगा। दोस्तों, नायब सैनिकी इस पोस्ट को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें साफ साफ आपको शब्दों का प्रहार इस तरह से दिखाई देगा जो कहीं ना कहीं सीमाओं को लांघ रहा होगा।
इसमें इन्होंने लिखा है कि जिसके पैरों में सालों तक नाल ठोकी गई हो, जी हाँ, उनसे लोहे का स्वाद नहीं पूछते। ये नाल जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के लिए। और यहाँ पर इन्होंने इसके अलावा ये भी लिखा है कि हरियाणा के दलितों को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कांग्रेस और ये हुड्डा का शासन है दलितों के लिए कितना खतरनाक रहा और हिंसक था, और जिसके डरावने सपने आज भी दलितों को आते हैं समथिंग समथिंग। मुझे पूरी स्टेटमेंट याद नहीं, आप स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूँ, आप उसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, नायब सिंह सैनी और भूपेंद्र हुड्डा के एक्सपीरियंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी हाँ, उम्र का लिहाज भी हम कहीं ना कहीं कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो इन्होंने कहीं ना कहीं शब्दों की मर्यादा को क्रॉस किया है, और इससे पहले भी इन्होंने एक टीका टिप्पणी करी थी, ठीक है, बीजेपी के सपोर्ट में हरियाणा को लेकर के कटाक्ष मारा था। जी हाँ, कह सकते हैं कि राहुल गांधी पे कटाक्ष मारा था। चलिए वो चल सकता है, एज में बराबर हो, शब्दों की सीमा को अपने हल्का से लांगा, लेकिन यहाँ पे इनके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है फिर भी आप लोग ऐसी बातें कर रहे हो। ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इन सभी ने, जी हाँ, चाहे वो नायब सैनी हो या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं कि जिन्होंने 2 स्पीच दी थी, जी हाँ, राहुल गांधी को लेकर के, वो दोनों व्यक्ति भी ना हो, या फिर वैसे कंगना ने तो खास तौर पे गंगा जल लेकर के हाथ में कसम खा रखी है कि हम किसी भी हालत में भाजपा की नैया को डुबो देंगे बहुत ही जल्द से जल्द। इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाल। ये वही पर्सनैलिटी है शायद। अब मुझे एक बात दोस्तों समझ नहीं आया कि आखिरकार नायब सैनी को इन्होंने क्यों उतारा। हरियाणा में इनको सीएम फेस करने का मतलब था क्या? भाई हम जानते हैं कि हरियाणा की कुल जनसंख्या 2,53,51,462 है। जाट समुदाय 22% है इसमें, जो आबादी है आपकी दलितों की इसमें 20% मान लो, जो अहीर है वो 20% है, और जो ब्राह्मण समाज है वो 8% है। गुज्जर मान लो आप लोग, ठीक है, गुज्जर के बाद आपका राजपूत हो गया, वैश्य हो गया, सैनी हो गया, इनका तो केवल 2% या 5% है बस। भाई इनको अगर सीएम फेस बनाया गया या फिर इनके पीछे वोट बैंक बहुत हैवी आता हो तो इनके फेस का वेलकम कर सकते हैं। अब बीजेपी की मुझे ये बात समझ नहीं आई। अगर आपको कुछ आइडिया हो कि इनके पास एक ऐसी पावर है, ठीक है, दिव्य शक्ति है, ठीक है, तो मुझे आप कमेंट करके पक्का बताना कि जिस दिव्य शक्ति को शायद हमारे, ठीक है, नॉन बायोलॉजिकल जो हमारे पीएम जी है उन्होंने देख लिया हो, भाप लिया हो, क्योंकि हम इंसान से तो ये बात तो परे हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमको एक बात समझनी होगी कि जो मिस्टर मोदी हैं उनके द्वारा कांग्रेस सरकार ने कुछ यू टर्न करवाए थे। जी हाँ, यू टर्न, जैसे एनपीएस टू यूपीएस, इसको लेकर के मोदी जी ने बड़े आराम से यू टर्न लिया था। वो अलग बात है कि विपक्ष ने इसको लेकर के दबाव संसद में बहुत बनाया था। फिर उसके बाद लेटरल एंट्री को लेकर के यू टर्न, चलिए मानता हूँ बिल्कुल सही था, और ऊपर से ब्रॉडकास्ट बिल को लेकर के यू टर्न, ये भी काफ़ी सही था। लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर के यू टर्न कहीं ना कहीं इनका जो हुआ था मोदी जी का, ये शायद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत था, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो दोस्तों है इस पर कहीं ना कहीं, जी हाँ, केंद्र सरकार की निगरानी होनी चाहिए। जी हाँ, आखिरकार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ बोर्ड को कितनी प्रॉपर्टी दी, ठीक है, और अगर किसी प्रॉपर्टी पे उन्होंने, ठीक है, अनवांटेड और भी अधिक कब्जा कर लिया प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर केस का प्रावधान होना चाहिए। ये वक्फ बोर्ड में दोस्तों ये सब बातें कही गई थी कि ये सब प्रावधान होगा, लेकिन इतना दबाव बनाया गया कि वक्फ बोर्ड को लेकर के यू टर्न इनको लेना पड़ा। दोस्तों अभी चल रहा है जाति जनगणना को लेकर के। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए साफ साफ कि जाति गणना होनी चाहिए, हाँ या फिर ना। जाति गणना के नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ सकते हैं? इसका मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रभाव पड़ सकता है शायद कि अगर जाति का जनगणना होगी तो उसी जाति का कोई नेता उस क्षेत्र में आकर के खड़ा हो जाएगा जो कि अपनी विशेष जाति के उत्थान के बारे में सोचेगा। हम जाति पे आधारित लोग दोस्तों बहुत बाद में हैं, हम सबसे पहले भारतवासी हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम सभी के इक्वल, सबके विकास होने चाहिए, ठीक है, सभी के हकों की बात होनी चाहिए, ना कि विशेष जाति की। वो अलग बात है कि यूपी के अंदर कहीं ना कहीं जातिवाद बहुत अधिक बढ़ चुका है। जी हाँ, जब हमने देखा मंगेश यहाँ पर यादव का तो एनकाउंटर करके उसको ढेर कर दिया गया था, लेकिन वहीं पर विपिन सिंह को हल्की सी खरोच भी नहीं आई थी। जी हाँ, यूपी के अंदर जातिवाद है, लेकिन हरियाणा के अंदर अभी जातिवाद बिल्कुल भी शायद बहुत ही कम फैला है, बहुत ही कम आंकड़े। अगर हम बात करें अब मोदी जी के 100 दिन के विकास की तस्वीरों को, तो आप ध्यान से देखिए कितना प्यारा विकास हुआ है। ये है हमारा अमृतकाल। जी हाँ, ये है हमारा दोस्तों राम राज्य है, और ये बन चुके हैं हम लोग
तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और अब हम बन चुके हैं विश्व गुरु। जी हाँ, जिसमें गरीब और गरीब बनता जा रहा है। ठीक है, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, आपको पता होगा राहुल गांधी जी का कटाक्ष। जी हाँ, ए और बी दो व्यक्ति और अधिक अमीर बनते जा चुके हैं। और एक बात मैं आप सभी को दोस्तों बता दूं कि इस समय जो बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो अपने बच्चों को हमेशा विदेश में पढ़ने के लिए भेजते हैं। ऐसा क्यों? क्या उनको देश के शिक्षकों पर विश्वास नहीं है? जी हाँ, क्या उनको देश के ऊपर यकीन नहीं है? क्या उनको अपने द्वारा चलाया गया जो उनका शासन है, जो वो प्रशासन संभाल रहे हैं, क्या उनको उस पर यकीन नहीं है? आप एक लिस्ट उठा के देख लीजिएगा, मैक्सिमम सभी नेताओं के बच्चे इस समय विदेश में एजुकेशन ले रहे हैं। और इंडिया का जो युवा है, जी हाँ, एक सफाई कर्मचारी की जॉब के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगा हुआ है। अभी हरियाणा में सफाई कर्मचारी की जो वैकेंसी निकली थी उसमें कितने लाख बच्चों ने फॉर्म भरा और कितने उसमें ग्रेजुएट थे, कितने बच्चे उसमें पोस्ट ग्रेजुएट थे, इसका आंकड़ा आप लोग बड़ी आसानी से यूट्यूब पे निकाल सकते हैं, गूगल से जाकर के सर्च कर सकते हैं। शायद आपकी पैरों तले जमीन हल्की सी खिसक जाए। चलिए, अगर आपकी ज़मीन तब भी ना खिसके तो वर्ष 2020 में रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी निकली थी उसमें 2.5 करोड़ से अधिक बच्चों ने फॉर्म भरा था। यह है बेरोजगारी का स्तर। और वहीं पर ध्यान रखिएगा, उसी में ही आप ये रिकॉर्ड भी सर्च करिएगा कितने बच्चे उसमें पीजी थे, कितने बच्चे ग्रेजुएट थे। तो ये हमारी विकसित भारत की प्यारी सी तस्वीर। जय अमृतकाल। सो गाइस, आपको पता होना चाहिए कि अमित शाह के बेटे को लेकर के राहुल गांधी जी अपनी रैली के अंदर बहुत अधिक कटाक्ष करते हैं। वो एक्चुअली कटाक्ष नहीं, वो सत्य कटाक्ष है। अमित शाह के बेटे ने कभी क्रिकेट बैट नहीं उठाया, वो क्रिकेट के इंचार्ज बन गए। पहले बीसीसीआई के इंचार्ज बने थे, फिर अब बन चुके हैं आईसीसी के इंचार्ज। जैसे बीसीसीआई की पोस्ट खाली हुई, ठीक है ना, वो पोस्ट मिल गई किसकी? अरुण जेटली के पुत्र को वो पोस्ट मिल गई। और आखिरकार जय शाह है कौन? ये अमित शाह के बेटे हैं। और अमित शाह वर्तमान में इंडिया में कौन से पद पर हैं ये आपको तो पता ही होगा। सारे बिजनेस देश के केवल 3-4 लोगों तक ही सीमित हो चुके हैं। इसलिए कहा मैंने कि अमीर और अमीर, गरीब और गरीब बनता जा रहा है। ये रहा हरियाणा का रिपोर्ट कार्ड। चलिए आप इसको भी देख लीजिएगा अच्छे से। हत्या के मामले कितने हैं, रेप के मामले कितने हैं, इसमें महिला उत्पीड़न के मामले कितने हैं, यौन उत्पीड़न के मामले कितने हैं और चोरों के मामले कितने दर्ज हुए हैं हरियाणा के अंदर। ये रिपोर्ट कार्ड वो है जो ऑफिशियली रिकॉर्ड में आया है। कुछ दोस्तों ऐसी हत्याएं होती हैं, कुछ ऐसे महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं जिसको लेकर के लोग भी रिपोर्ट नहीं करवाते, बदनामी के डर से, कहीं बदनामी ना हो जाए। और सबसे बड़ा सा दोस्तों हिंडनबर्ग का स्कैम जो हुआ है, क्योंकि हिंडनबर्ग विदेश की कंपनी है और जब उसने इंडिया को लेकर के सेबी के ऊपर, जी हाँ, स्कैम का सवाल उठाया और उसके बाद से ध्यान रखिएगा पूरे विश्व स्तर पर पूरे भारत की किरकिरी हो चुकी है। कोई भी कंपनी, विदेशी कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 100 बार सोचेगी, क्या कहीं अगर हम इस देश में पैसा लगाएंगे हमारा पैसा कहीं फंस तो नहीं जाएगा। ये है हमारे विकसित भारत की तस्वीर और ये हमारा अमृतकाल। अगला आप देखिएगा टैक्स स्लैब। इस टैक्स में, जी हाँ, सुबह से लेकर शाम तक हम कितना टैक्स देते हैं, ये हमारी पूरी टैक्स की कुंडली। और इस कुंडली के अंतर्गत सबसे अधिक जो ग्रह खराब है वो हो चुके हैं एजुकेशन के, स्टेशनरी के, जो पेपर पेन यूज़ करते हैं उस पर कितना टैक्स बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, जिस चीज़ का टैक्स सबसे कम होना चाहिए था, मतलब कि जिस पे टैक्स होना ही नहीं चाहिए था, उस पर आपने सबसे अधिक टैक्स लगा रखा है। सोचिए, 18 से 25% के आसपास ही टैक्स होगा। तो ये है हमारा अमृतकाल। तो गाइस, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपकी राय क्या है आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा और वीडियो को जम के आप लाइक करें या डिसलाइक करें, वो आपकी मर्जी है।